यूजर्स यानी कि विजिटर्स जो कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर विजिट करते हैं, उनके इंटरेक्शन से भी आपकी रैंकिंग वेरी करती है। जी हाँ, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स, गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स की सीरीज जो कि गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स की सीरीज है। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स। जी हाँ, जो यूजर है या जिसे हम विजिटर भी कहते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे आता है, आप कंटेंट उसी के लिए तैयार करते हैं। अगर कोई यूजर या विजिटर हो ही ना तो फिर आपका कंटेंट तैयार करने का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। वही यूजर या विजिटर सर्च इंजन पे सर्च करता है और जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं उन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है। तो आपका अल्टीमेट एम एसईओ करने का यही होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे आए, जो भी कीवर्ड यूजर सर्च करता है उसके बेसिस पे। तो गाइस, यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स। और इससे ज़रूर आपको इस चीज़ में मदद मिलेगी किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को और बेहतर बना सकते हैं, उसको जल्दी गूगल पे रैंक करा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले नए वीडियोस और इसके आगे के और जो वीडियोस बचे हैं इस सीरीज में वो कभी भी आप मिस ना करें। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स, जो कि सिर्फ 11 फैक्टर्स हैं। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स हैं और इसमें सबसे पहला जो यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है वो है रैंक ब्रेन। जी हाँ गाइस, रैंक ब्रेन गूगल का एक एल्गोरिथम है जो कि अक्टूबर 2015 में गूगल ने रिलीज किया था। और ये एल्गोरिथम एक्चुअली इस तरह से बनाया गया है उसके इंजीनियर्स ने कि जिससे कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनके बेसिस पे रैंक ब्रेन जो आपकी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स हैं या कंटेंट फ्रेशनेस है, कंटेंट की लेंथ है, डोमेन अथॉरिटी है, इन सब चीज़ों को वेरी करता रहता है। किस तरह से गूगल पे जो सर्चेस हैं वो हो रही हैं, किस तरह से जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर रहा है, इसके बेसिस पे ये सारी चीजों को वेरी करता है। तो ये यूजर इंटरेक्शन फैक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जो गूगल ने 2015 में रिलीज किया था। तो गाइज, आगे के पॉइंट्स में हम और देखेंगे कि यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स में क्या चीजें हैं। सेकेंड यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट फॉर अ कीवर्ड। जब कभी भी किसी कीवर्ड के सर्च पे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें से जिस रिजल्ट पे सबसे ज्यादा क्लिक किया जाएगा तो उससे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस यानी सर्प पे बूस्ट मिलती है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, उस पर्टिकुलर जो भी सर्च रिजल्ट है उसको, और वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा हायर रैंक करने लगता है। तीसरा यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है ऑर्गेनिक सीटीआर फॉर ऑल कीवर्ड्स। A site's organic CTR for all keyword, it ranks for is a user interaction organic signal, that is a quality score for the organic results. तो अगेन गाइस, जो भी एक साइट किसी कीवर्ड या जिन कीवर्ड्स के लिए ऑर्गेनिकली रैंक करती है तो वो एक तरह से यूजर इंटरेक्शन का सिग्नल है। इसका मतलब कि आपकी उस साइट को, पेजेस को यूजर ने उन कीवर्ड्स के सर्च पे सबसे ज्यादा क्लिक किया है, इसीलिए आपका जो रैंकिंग है उन कीवर्ड्स पे वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है। तो गाइज, चौथा इंटरेक्शन फैक्टर है बाउंस रेट। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल्दो बाउंस रेट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बाउंस रेट बेसिकली एक्चुअली में ये है कि जब भी कोई आपका यूजर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है तो ये जो गूगल का सर्च इंजन है, बॉट्स हैं, वो ये चीज डिटरमिन करते हैं कि क्या वो एक सिंगल पेज विजिट करके ही एक्चुअली खत्म हो जाती है या वो रीविजिट भी करता है या और दूसरे पेजेस भी देखता है। तो जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और वो एक सिंगल पेज विजिट करता है, फिर दोबारा और कोई पेज विजिट नहीं करता या दोबारा से नहीं आता है, तब आपका बाउंस रेट बढ़ने लग जाता है। अगर आपका सीटीआर हाई भी है तब भी आपका
बाउंस रेट बढ़ता चला जाएगा, और बाउंस रेट भी आपकी रैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और गाइज ये बाउंस रेट भी कीवर्ड डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी कीवर्ड के सर्च पे ही जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट पे आया होगा। फिफ्थ यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक टू अ साइट मींस व्हेन अ विजिटर टाइप्स अ यूआरएल इन द ब्राउजर एंड रीचेस टू योर साइट। मतलब कि जब भी कोई यूजर आपकी साइट का यूआरएल को ब्राउजर में टाइप करके आप तक पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी फैक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए। दैट मींस कि आपकी साइट एक ब्रांड वैल्यू रखती है, और इसकी वजह से आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली हायर होने लग जाती है। द मोर द डायरेक्ट ट्रैफिक द बेटर द रैंकिंग इज। तो जितना ज्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक आपके पास आएगा उतनी बढ़िया रैंकिंग आपकी वेबसाइट की होती चली जाएगी। सिक्स यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है रिपीट ट्रैफिक। जी हाँ गाइज, रिपीट ट्रैफिक मतलब कि कोई विजिटर आपकी साइट पे आ रहा है, उसको साइट का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो उस चीज को कहीं ना कहीं नोट कर लेगा, या फिर अपने ब्राउजर में बुकमार्क कर लेगा, जिससे कि दोबारा दोबारा वो उस साइट पे आ सके। क्योंकि अब की बार वो जब आपकी साइट पे आएगा तो वो डायरेक्टली आएगा, ना कि गूगल में सर्च करके, क्योंकि उसने उसको ऑलरेडी ब्राउजर में अपने इंडेक्स कर लिया है, बुकमार्क कर लिया है, या फिर यूआरएल कहीं पे सेव कर लिया है। तो इस केस में ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग, जो हमारा लास्ट यूजर इंटरेक्शन फैक्टर था डायरेक्ट ट्रैफिक, उसकी तरीके से बढ़ने लग जाएगी। और रिपीट ट्रैफिक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और गाइज रिपीट ट्रैफिक का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जिस तरह से आप रिपीट ट्रैफिक ले सकते हैं, वो है सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाना। सब्सक्राइबर बेस मतलब जो एक्चुअली आपको ऑप्ट इन करते हैं, एक्चुअली आपकी वेबसाइट पे आके सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि वो इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं, उनको जानकारी पसंद आई है और वो चाहते हैं कि आप उनको नई जो जानकारी आए उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहे मेल पे, जिससे कि वहां आके उसको पढ़ते रहें। तो गाइस सब्सक्राइब करना या ऑप्ट इन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी वेबसाइट पे आपने सब्सक्राइबर फॉर्म या ऑप्ट इन फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो उसको दे दीजिए। और इसकी एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब करने के बदले आप उनको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कोई पीडीएफ या कोई भी ऐसी चीज देते हैं, कोई आप पीपीटी देते हैं या कुछ भी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर रेट बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। जैसे इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप हमारी इन्फोटॉक्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ई बुक, जिससे कि आप 12 तरीके अर्निंग के जान सकते हैं। वो तरीके क्या हैं, कैसे उन अर्निंग के तरीकों को स्टार्ट करना है। तो गाइज इसी तरीके से हमारी एक हिंदी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग हिंदी.in, उसके ऊपर आपको 15 ऑनलाइन अर्निंग के तरीके मिलते हैं। वो कंप्लीट ई बुक है, वो हिंदी में है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो आपकी साइट पे सब्सक्राइब करें। और एक बार आपके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट ट्रैफिक के अंदर ऐड करते हैं, वो आपके रिपीट ट्रैफिक के अंदर एक एडिशन होते हैं। गाइस इसके लिए एक तरीका और है जो आजकल काफी पॉपुलर है, वो है वेब पुश नोटिफिकेशन। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वेब पुश नोटिफिकेशन से रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं तब भी आप वेब पुश नोटिफिकेशन को अपनी साइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और वेब पुश नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं आपकी साइट पे आया और आपकी साइट पे आने के बाद वो एक छोटा सा एक पॉपअप आता है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं नेक्स्ट टाइम। तो अगर मैं उसको यस कर देता हूं तो जब भी कोई नया कंटेंट हम अपनी साइट पे डालेंगे या कुछ भी अपडेट करेंगे तो अगले के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मोबाइल पे आपके काफी सारे नोटिफिकेशन आए रहते हैं जब भी आप इंटरनेट ओपन करते हैं, तो उसी तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, लोग देखते हैं किस तरह का नोटिफिकेशन है, और अगर उनको वो जो भी इनिशियली उसकी लाइन है या जो इनिशियल कंटेंट है जो नोटिफिकेशन के बारे में बता रही है वो उनको टेम्पटिंग लगती है, तो डेफिनेटली वो उसको क्लिक करते हैं और इस तरीके से आपका रिपीट ट्रैफिक बढ़ता है। तो गाइज अब हम आते हैं अपने 7th यूजर इंटरेक्शन फैक्टर पे। जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया बाउंस रेट, तो बाउंस रेट को कई बार लोग पोगो स्टिकिंग से कंफ्यूज करते हैं। तो गाइज पोगो स्टिकिंग डिफरेंट है, बाउंस रेट डिफरेंट है। बाउंस रेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कोई भी जना आपकी साइट पे आ रहा है और सिर्फ एक ही पेज विजिट कर रहा है, दोबारा रिपीट भी नहीं आ रहा है या कोई और पेज विजिट नहीं कर रहा, तब आपका बाउंस रेट बढ़ता जाएगा। बट पोगो स्टिकिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई आपकी साइट पे आ रहा है और आपकी साइट से इमीडिएटली वापस चला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पे और जाकर के दूसरा रिजल्ट क्लिक कर लेता है और आपकी साइट को बंद कर देता है। तो गाइज ये होता है पोगो स्टिकिंग, और ये बाउंस रेट के तरह से ही एक्चुअली आपकी साइट को इम्पैक्ट करता है और आपकी
रैंकिंग्स इससे नेगेटिव हो सकती हैं। तो गाइज इसको रोकने के लिए बेसिकली आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी को और बेहतर करना पड़ेगा, जिससे कि इंसान जब आपकी साइट पे आए, आपका कंटेंट देखे, तो वो और ज्यादा इंप्रेस हो, वो एक कंटेंट नहीं बल्कि और उससे ज्यादा कंटेंट भी पढ़े, जिससे कि आपका बाउंस रेट नहीं बढ़ेगा। और अगर उसको जो जानकारी वो चाह रहा है वो मिल जाती है आपकी साइट पे, तो जो पोगो स्टिकिंग वाला जो हमारा ये फैक्टर है ये भी एक्ट नहीं करेगा। वो दूसरा सर्च रिजल्ट कभी भी नहीं ढूंढेगा अगर उसको सॉल्यूशन आपके पेज पे मिल जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी तरह से संभव है ऐसा करना कि हर इंसान के सारे सॉल्यूशंस जो सर्च कर रहा है आपकी साइट पे मिल जाए, बट फिर भी अगर आप कंटेंट को बेहतर बनाते हैं, अपने कंपटीटर से और अच्छा बनाते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी और रिजल्ट पे बेहतर चीज मिले। इनफैक्ट अगर मान लीजिए मैं आपकी साइट पे आया और मैंने आपके लिंक पे क्लिक करा और मुझे वहां लगा कि शायद इन्फॉर्मेशन कम है, ज्यादा है, या फिर और कुछ बेहतर हो सकता है, फिर मैं दोबारा और सर्च रिजल्ट्स पे गया, मैंने फिर उनको क्लिक किया, वहां पे भी मेरे को कोई बेहतर चीज नहीं मिली, तो हो सकता है मुझे आपकी साइट पे बेहतर चीज मिली हो, मैं फिर से आपकी साइट पे दोबारा आऊंगा उस रिजल्ट के ऊपर। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है यूजर की, आप भी यही करते होंगे। तो मैं जब आपकी साइट पे दोबारा से आऊंगा तो डेफिनेटली बाउंस रेट आपका फिनिश हो गया और पोगो स्टिकिंग भी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सेम यूजर हूं और वो दोबारा से मैं आपकी साइट पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने जब कंपेयर किया दूसरे कंटेंट से तो मुझे आपका कंटेंट ज्यादा बेहतर लगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, कंटेंट को और बेहतर बनाइए, कंटेंट को अपडेट करते रहिए, तो ये फैक्टर्स कभी भी आपकी साइट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, या फिर वो जो इम्पैक्ट है वो कम होता चला जाएगा। 8th यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है ब्लॉक्ड साइट्स। Sites blocked by user in their browser are being read by the sites blocked by users in their browser are easily accessed and noticed by the crawlers and search engine bots। और ये सिग्नल जो है पांडा एल्गोरिथम जो था गूगल का, उसके थ्रू गूगल के पास जाता है और ऐसी साइट्स की जो रैंकिंग है वो भी डाउन हो जाती है। 9th यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है क्रोम बुकमार्क्स। साइट bookmarked in Chrome and Chrome bookmarks actually acts as a positive factor। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी कि अगर आपकी साइट को बुकमार्क कर लिया गया है तो जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, डायरेक्ट विजिटर है, वो ज्यादा आएगा आपकी साइट पे। मेरे को आपकी साइट पसंद आई है, मुझे कंटेंट पसंद आया है, तभी मैं उसको बुकमार्क करूंगा, मुझे वो यूजफुल लगा है, मैं उस पर रिविजिट करना चाहता हूँ, तभी मैं उसको बुकमार्क करूंगा। तो इससे कई सारे पीछे जो फैक्टर्स हमने यूजर इंटरेक्शन के डिस्कस किए थे जिससे कि आपकी रैंकिंग बढ़ सकती है, वो सारे के सारे एनेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा गूगल क्रोम ब्राउजर का डेटा को कलेक्ट करता है। अगर आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं तब भी वो बेनिफिशियल है अगर बुकमार्क करता है कोई, और क्रोम में करता है तो डेफिनेटली उसमें तो डायरेक्टली गूगल उसका डेटा कलेक्ट करता है, और क्रोम में जो बुकमार्क साइट्स होती हैं उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली वो बढ़ा देता है। 10th यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है नंबर ऑफ कमेंट्स। पेजेस विद लॉट ऑफ कमेंट्स मे बी अ सिग्नल फॉर यूजर इंटरेक्शन एंड क्वालिटी। इनफैक्ट इंटरेक्शन इज कंप्लीट व्हेन यू रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। इसका मतलब कि अगर आपके पेज पे, आपकी पोस्ट पे बहुत अच्छे कमेंट्स हैं तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह एक्ट करता है। और इतना ही नहीं, आपको उन कमेंट्स को कंप्लीट करना है, मतलब उनको आपको रिप्लाई भी करना है, तभी वो इंटरेक्शन कंप्लीट होता है। क्योंकि गूगल का मानना ये है कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा वेब पे उतना ही ज्यादा मतलब वो कंटेंट रिस्पॉन्सिव है, उतना ही ज्यादा एक्चुअली में लोग उससे एंगेज हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक क्वालिटी फैक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है और आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली अपना कंटेंट अच्छा बनाना है। आपको अपने कंटेंट में कॉल टू एक्शन रखना है कि अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है। और दूसरी चीज, जब आपके पास कमेंट आते हैं तो उनका रिप्लाई जरूर करना है। कमेंट्स में गाइस स्पैम कमेंट्स भी हो सकते हैं जो लोग बैकलिंक क्रिएट करने के लिए बनाते हैं, तो ये तो आपको उसका जो कमेंट है उसकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। तो अगर लैंग्वेज में आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन साथ में वो शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली उस कमेंट को आप रोक सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट से बेनिफिट उठा सकते हैं। लास्ट यूजर इंटरेक्शन फैक्टर है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम इज अ लेंथ ऑफ time a user spends after clicking a search result. The Google pays a close attention to dwell time and also measures how long Google searchers spend on your page. The longer the time spent, the better it helps in ranking. It's sometimes referred to as long clicks versus short clicks. तो इसको लॉन्ग क्लिक्स वर्सेस शॉर्ट क्लिक्स भी कहा जाता है। लॉन्ग क्लिक्स मतलब जब क्लिक करने के बाद बहुत देर तक आपकी पेज पे रहा तो वो लॉन्ग क्लिक होगी,
और क्लिक करने के बाद बहुत कम टाइम आपके पेज पे रहा तो वो शॉर्ट क्लिक होगी। तो ये एक एवरेज ड्यूरेशन होता है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे एवरेज ड्यूरेशन दिखाता है आपकी वेबसाइट की विजिट की। और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे सिमिलर वेब है, वो भी आपके यूआरएल की या किसी भी यूआरएल की एवरेज ड्यूरेशन बताता है कि मतलब एवरेज कितनी देर लोग आपकी साइट पे स्पेंड करते हैं। मतलब कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका नंबर डिवाइडेड बाय जो भी टाइम उन्होंने सबने टोटल मिला करके स्पेंड किया, उससे एवरेज टाइम निकलता है, जिसको ड्वेल टाइम भी कहते हैं। बेसिकली जितनी ज्यादा देर कोई भी आपकी साइट पे बिताएगा, आपके पेज पे बिताएगा, वो ड्वेल टाइम आपका इंक्रीज होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है अपनी साइट पे। मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है, एक पोस्ट है, कंटेंट है, उस पर कुछ चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ड्वेल टाइम बढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें पहली चीज जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। गाइस, टेबल ऑफ कंटेंट्स होने से क्या होता है कि यूजर जरूरी नहीं है कि सारा कंटेंट एक बार में पढ़ना चाहे, उसमें से कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहता है। अगर आपका कंटेंट लंबा है तो वो क्लिक करके वहां चला जाएगा, फिर वो दूसरा टॉपिक ढूंढेगा, फिर से टेबल ऑफ कंटेंट में आके। दूसरी चीज इसमें अंदर जो आप ऐड कर सकते हैं वो है वीडियो। अगर वीडियो आपके पास नहीं है तो कोई भी आपके कंटेंट से रिलेवेंट वीडियो अगर वेब पे है तो आप वो यूट्यूब का जो भी लिंक है उसको खाली आपको वहां पे ऐड करना है। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो दिखने लग जाता है। तो वीडियो देखने के चक्कर में ज्यादा टाइम कोई भी आपकी साइट पे बिताएगा। उसके अलावा आप चाहें तो आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो भी कंटेंट आपने दिया उसकी एक छोटी सी समरी एज ऑडियो ऐड कर देते हैं साइट के पेज पे, तो वो भी यूजर को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हर समय पॉसिबल नहीं होता कि वो उसको पढ़ पाए। तो वो ऑडियो सुन लेता है, और ऑडियो सुन के अगर आप उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसको लगता है और चीजें भी जाननी चाहिए, तो फिर वो कंटेंट भी पढ़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं ड्वेल टाइम आपका बढ़ जाता है। उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट एक बेनिफिट ये भी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, देखने के लिए भी यूजर कहीं ना कहीं ज्यादा देर तक आपके पेज पे रुकेगा और ये उसका ड्वेल टाइम इंक्रीज करेगा। तो गाइज, ये थे 11 यूजर इंटरेक्शन फैक्टर। होप आपको ये समझ में आए होंगे, और इनकी मदद से कहीं ना कहीं जो चीजें आप कर सकते हैं, बेसिकली आप अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं, जो चीजें मैंने बताई। इसके अलावा आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इन चीजों को इम्पैक्ट करने के लिए जो भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे खत्म हो जाएगा, और जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं रैंकिंग बढ़ाने वाले, वो आपकी साइट पे, आपके पेज पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आगे के जो भी हमारे कैटेगरीज हैं उनको आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज, ये थे यूजर इंटरेक्शन फैक्टर्स, एंड डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है। जो चीजें मैंने वीडियो में बताई हैं कंटेंट से रिलेटेड, अगर आप उन चीजों को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं गेन करेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ये सारे एनालिसिस आपको मिल जाते हैं गूगल सर्च कंसोल से और गूगल एनालिटिक्स से, जहां आपको एवरेज वॉच टाइम भी पता चलता है, आपके विजिटर्स बढ़ रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या बाउंस रेट है, ये सारी चीजें आपको वहां पे इजीली पता चल जाती हैं। तो गाइज, अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हैं किस तरह से गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स को स्टडी किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसमें आपकी हेल्प करूंगा, और उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ऑल्दो आपको काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उनके भी बेनिफिट हो पाए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी काम के वीडियोस, इनफैक्ट इस सीरीज में भी और काफी वीडियोस बचे हैं, वो आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।